हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था रासायनिक गुणगतिकी के अंदर, वो था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि औसत वेग क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था तात्क्षणिक वेग क्या होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के ऊपर निर्भर करता है। जबकि अभिक्रिया में जो अभिकारक विलुप्त होता है समय के साथ और उत्पाद जो समय के साथ बनता है, उनके विलुप्त होने की दर अभिकारकों के और उत्पादों के बनने की दर होती है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर हम इसमें परिभाषा की बात करें तो अपन ने कहा लिखा देखो अभिक्रिया का वेग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, हमने कहा था कि प्लस माइनस। सबको पता है प्लस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उत्पाद के लिए साइन, माइनस का मतलब क्रिया कारक या अभिकारक के लिए साइन, और आगे क्या लिखा हुआ है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में क्या होगा, परिवर्तन में लगा समय या फिर हम कह सकते हैं समय अंतराल। तो आपने क्या कहा कि जब अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल। अगर हम इसकी बात करें, किसकी, लैंग्वेज की परिभाषा की बात करें, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जरा बताना अभिक्रिया के वेग के लिए हम क्या लैंग्वेज देंगे, बताना जरा। यहाँ जो आपके पास समय अंतराल है वो अगर मैं कहता हूँ कि जो समय लग रहा है सांद्रता में चेंज होने में वो अगर 1 सेकंड लग रहा है, अगर यहाँ पे टाइम में जो चेंज हो रहा है वो अगर 1 सेकंड लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इकाई समय अंतराल में, क्या कहेंगे, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, हमारे पास अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो एक बार वापस से सुनना देखिए, हमने क्या कहा कि अभिक्रिया वेग को परिभाषित करना है लैंग्वेज के रूप में, कैसे लिखेंगे, तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या होगा, हमारे पास अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ठीक है। अब अभिक्रिया जो वेग होता है उसकी इकाई अगर हमें मेंशन करनी, यूनिट क्या होगी, कि आप जब अभिक्रिया वेग की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स में कहते हैं कि वेग वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, वैसे यहाँ रासायनिक गुणगतिकी में अभिक्रिया वेग की इकाई क्या, तो इकाई क्या होगी, तो हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि ऊपर तो क्या आ रहा है, सांद्रता वाली टर्म आ रही है और नीचे क्या आ रहा है, समय आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि अभिक्रिया का वेग जो होता है ऊपर क्या होती है, सांद्रता, और वो जो सांद्रता होती है वो विकारक की या उत्पाद की, और नीचे क्या होता है, समय होता है। बताओ जरा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जब भी सांद्रता की बात करते हैं तो हम मोस्टली किसको लेते हैं, मोलरता को लेते हैं। किसको लेते हैं, मोलरता। और जो मोलरता होती है और सब लोग जानते हैं, मोलरता क्या होती है हमारे पास, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और क्या होती है मोलरता, मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल बटे आयतन होता है, क्या होता है, मोल बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मोलरता क्या होती है, मोल अपॉन आयतन। जरा बताना, मोल तो क्या होता है, एक इकाई है खुद में, क्या हो गया, मोल हो गया। और आयतन को हम किसमें मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, मेजर करते हैं लीटर में। तो हमने क्या कहा कि यहाँ जो सांद्रता है उस सांद्रता को हम रसायन विज्ञान में किसमें लेते हैं, मोलरता के रूप में लेते हैं। और मोलरता क्या होती है, मोल बटे आयतन, और आयतन का मात्रक होता है हमारे पास लीटर। तो यहाँ से सांद्रता का जो मात्रक निकल के हमारे पास वो क्या आ गया, मोल बटे लीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा सांद्रता बराबर मोल बटे अपॉन लीटर, और ये क्या होगा हमारे पास समय। और समय को हम हमेशा किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, किसमें करते हैं, सेकंड। चलो ठीक है, आगे देखो। तो हमारे पास क्या हो गया कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या आ गई, जरा बताना, ये ऊपर क्या है, मोल, तो मोल का मोल आ गया। लीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, लीटर इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ जो सेकंड होगा ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको मोल लीटर इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। अब देखो, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो उसमें अभिक्रिया वेग की इकाई में आपके पास ऑप्शन हो सकता है सांद्रता पूर्ण समय हो सकता है, आपके पास मोल प्रति लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो सकता है, हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या होगा, अभिक्रिया वेग की इकाई। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। एक बात बताना, हम जब गैसीय विक्रियाओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, गैसीय विक्रियाओं की, सब लोग जानते हैं आप में से।
तो गैसीय विक्रियाओं के लिए भी क्या इकाई है होगी? क्या गैसीय विक्रियाओं के लिए क्या हमारे पास अभिक्रिया वेग की इकाई होगी? क्या नहीं। हम क्या कहते हैं कि गैस की जो होती है, तो गैस में क्या होते हैं, गैस के जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपस में क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। किसी भी सतह के ऊपर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि गैसीय विक्रियाओं के लिए अगर क्या बात की जाए, अभिक्रिया वेग की इकाई की बात की जाए, अभिक्रिया वेग की इकाई की बात की जाए, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास अभिक्रिया क्या गैसें क्या लगाती है, दाब लगाती है। क्या हो जाएगा, दाब कौन, समय। और दाब को हमेशा हम किसमें मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब में मेजर करते हैं। और समय की इकाई क्या होती है हमारे पास, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, एटीएम को क्या बोलेंगे अपन, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। और समय सेकंड में लिया आपने, क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब सेकंड इनवर्स। या फिर अगर अपन सीधा लिखना चाहे क्या बोल सकते हैं, एटीएम सेकंड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया वेग की इकाई की बात करें तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगा। जबकि अगर अपन इसके लिए बात करें गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, तो ध्यान रखना, गैस जैसे गैस का नाम आया तो क्या कहते हैं अपन, गैस क्या करती है, दाब लगाती है। तो क्या होगा हमारे पास, सांद्रता की जगह क्या होगा, प्रेशर या दाब। तो दाब कौन, समय। तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो ये था हमारे पास अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे थे। तो हम अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ, देखिए हमने अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ना, प्रॉब्लम। चलो बताना। सबसे पहले अपन बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं जो आप कई बार कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना, मैंने लिखा यहाँ पे 3a + b कन्वर्ट इनटू c + b। ये रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में a और b अभिकारक है और c और d क्या उत्पाद है। तो अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, अभिक्रिया वेग लिखना है ना। के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए या वेग समीकरण लिखिए। बताओ जरा क्या होगा। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसमें मान लो कि आपको दे रखा है, किसी भी क्रिया में आपको दे रखा है कि ए के विलुप्त होने की दर कुछ ऐसी है और सी की कुछ ही है, या फिर बी के विलुप्त होने की दर दे रखी है और ए के विलुप्त होने की दर कुछ ही है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो काम क्या होता है, आप सबसे पहले अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समीकरण। चलो आगे बात करते हैं। तो वेग समीकरण में क्या लिखेंगे, आर बोले तो रेट, दर या वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप बताओ, ए है हमारे पास, अभिकारक है या उत्पाद है, अभिकारक ही है। और अभिकारक समय के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो घटेगा, और घटेगा तो क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, स्टाइकियोमेट्रिक नियतांक है वो कितना है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी विक्रिया का वेग समीकरण लिखते हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को हमेशा 1 के बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि अभिकारक है, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 1/3। कौन सा अभिकारक है, ए अभिकारक। तो ए अभिकारक की जो सांद्रता है किसके साथ है, समय के साथ। तो ये ए अभिकारक के लिए हो गया, इक्वल टू बी अभिकारक है तो माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। तो अगर एक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो गया, 1/1 और डी बी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास है। अगर हम बात करें सी, तो सी क्या हमारे पास उत्पाद है, और प्रोडक्ट या उत्पाद के लिए क्या होता है, हम पॉजिटिव साइन काम में लेते हैं। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 लिखो या ना लिखो, एक ही बात होती है, लिख देते हैं। फिर भी किसकी सांद्रता, सी उत्पाद की सांद्रता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद बात करते हैं डी। तो डी भी क्या हमारे पास उत्पाद है, और उत्पाद के लिए क्या साइन करते हैं, प्लस डी डी अपॉन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये पूछा था कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया वेग समीकरण में क्या किया, ए अभिकारक था, बी अभिकारक था, सी उत्पाद था और डी भी हमारे पास क्या था, उत्पाद।
केवल और केवल आपने क्या किया है, इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों और उत्पादों के संदर्भ में वेग समीकरण को मेंशन किया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 + 3S2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया बनाने की ये कौन सी विधि होती है, हैबर विधि होती है। हम पढ़ेंगे आगे की ब्लॉक के अंदर कि अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके दो अमोनिया के अणु बनाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जहां अमोनिया की बनने की दर दी गई है, क्या दी गई है, अमोनिया के बनने की दर। और जब अमोनिया के बनने की दर दी गई है तो आपसे क्या पूछ सकता है, अभिक्रिया का वेग पूछ सकता है, आपको नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर पूछ सकता है और आपको हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, NH3 की बनने की दर जो दी गई है वो आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और आपसे पूछा क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। क्या पूछा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। चलो बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपको किसी भी विक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद के विलुप्त होने की दर या बनने की दर दी गई है और किसी अन्य अभिकारक या उत्पाद के बनने या विलुप्त होने की दर पूछी है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे। बताओ R4 क्या होता है, रेट या दर। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है। अभिकारक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन, लिखेंगे dN2/dt। उसके बाद हाइड्रोजन दे रखा है, अभिकारक है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है। कहां जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा और क्या लिख देंगे, dH2/dt। यहाँ अमोनिया की बात करते हैं, अभिकारक के उत्पाद है तो उत्पाद है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन, कितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2, तो कहां जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास d कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। तो सबसे पहला काम क्या था हमारे पास, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना। अब आप ये देखो कि आपको क्या गिवन है, अमोनिया की बनने की दर गिवन है। क्या गिवन है, अमोनिया की बनने की दर। तो आप मुझे बताना अमोनिया की बनने की दर क्या होती है, ये वाली क्या होती है, ये जो होती है हमारे पास +1 dNH3/dt, ये क्या होती है, अमोनिया के बनने की दर जो आपको गिवन है। और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास जो गिवन है ना, गिवन क्या आपके पास, अमोनिया के बनने की दर दे रखी है, तो आप यहाँ पे इसका जो वैल्यू गिवन है ना वो वैल्यू रख दो और क्या मेजर कर लो आप, यहाँ सबसे पहले अभिक्रिया का दर क्या कर लो। तो देखो क्या होगा हमारे पास, R = क्या दे रखा है, 1/2 + 1/2 dNH3/dt। आपको गिवन क्या है, अमोनिया की बनने की दर। तो याद करो अमोनिया तो उत्पाद है और हमने क्या कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पे निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे dNH3/dt किसको दर्शा रहा है, अमोनिया के बनने की दर को। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी देर की है, 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ क्या करेंगे, +1/2 इंटू ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 × 10⁻⁴। तो 2 × 10⁻⁴, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहेगा 10⁻⁴। क्या ये आंसर सही है, गलत आंसर। रीजन क्या है कि आपने ये तो लिख दिया कि रेट की वैल्यू जो आ रही है, दर जो आ रही है, जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10⁻⁴, लेकिन इसकी यूनिट्स कहां है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग आया हमारे पास। क्या है ये, अभिक्रिया का वेग। लेकिन हमें तो पूछा ही नहीं, हमें क्या पूछा गया था, हमें ये पूछा गया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या है। तो देखो हमारे पास अभिक्रिया का वेग आ गया, नाइट्रोजन की पूछिए विलुप्त होने की दर, तो कहां दे रखा है नाइट्रोजन, ये वाला, R = -dN2/dt। जरा ध्यान दीजिएगा,
नाइट्रोजन की विलुप्त होने की जो दर होती है वो कितना है, माइनस dN2/dt है। और इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, आर के इक्वल है। मतलब किसकी इक्वल है, अभिक्रिया की वेग की। तो यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आपके पास नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर जो होगी वो किसके बराबर होगी, अभिक्रिया के वेग के बराबर होगी। इसका मतलब क्या रहेगा, वैल्यू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो क्या करेंगे अपन, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या होगा, आर दे रखा है हमारे पास, ये अभिक्रिया का वेग हमें पहले से पता है, हमने मेंशन कर दिया, पहले से मेजर कर दिया। और आपको हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी है, तो क्या करोगे, आर इज इक्वल कितना, -1/3 dH2/dt। क्या पूछा है आपसे, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होती है, विलुप्त होने की दर -dH2/dt। तो ये नेगेटिव वाला और ये जो होता है -dH2/dt, कौन है ये, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी है हमसे। तो क्या कर देंगे, -dH2/dt, ये वाला जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके, dr के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से r क्या था हमारे पास, अभिक्रिया का वेग, तो 3 into r की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁴। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास किसका, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर का। क्या ये सही है, नहीं, कैसे नहीं है, क्या बोल गए अपन, इकाई लिखना, क्या देगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस अभिक्रिया में देखो सबसे पहला तरीका क्या था, आप अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी पड़ेगी, अभिक्रिया की दर समीकरण लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक एक पॉइंट उठाना है। जैसे हमारे पास किसकी बात कर रहा था, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो आर को इक्वल कर दो किसके, नाइट्रोजन वाले के। फिर हाइड्रोजन पूछा तो आर को इक्वल कर दो किसके, हाइड्रोजन वाले के। तो हमारे पास क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अपन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये निकाल लेना है, अभिक्रिया का वेग निकाल लेना है। अभिक्रिया का जो वेग आ रहा है वो कितना है, 10⁻⁴ आ रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग मेजर कर लेना है, निकाल लेना है, जो हमारे पास कितना आ रहा है, 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो कि आपको पूछा है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो जो समीकरण है इसके अंदर नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 10⁻⁴ आएगा। तो ये कितना है हमारे पास, 10⁻⁴। अगर आपको हाइड्रोजन पूछा है, हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर, तो जरा देखो रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के स्टोइकियोमेट्री कितना है, 3। इसका मतलब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁴। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास कुछ सोर्स टेक्स्ट होते हैं जिससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से इजी वे में कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, हमने कहा कि हमारे पास कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट और ये जा रहा है इसके अंदर प्रोडक्ट में। अब इसमें क्या कर रखा है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.0, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.05 से 0.04 m हो जाती है। हम जानते हैं ना क्या होती है सांद्रता, मेजरमेंट करते हैं ना अपन, कंसंट्रेशन सांद्रता 0.05 m से 0.04 m हो जाती है। तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग की गणना करें। पहला किसमें करना है, मिनट के अंदर करना है, और सेकंड किसमें करना है, आपके पास सेकंड के अंदर करना है। मतलब आपके पास जो औसत वेग निकालना है, उस औसत वेग को आपको एक तो आंसर निकालना है वो मिनट के कितने मिनट्स में, और एक निकालना है वो सेकंड में। जरा ट्राई कीजिए, एक सेकंड पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि औसत वेग जो निकालते हैं वो हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं, हमें क्या करना है, औसत वेग निकालना। क्या निकालना है, औसत वेग।
देखना, जब भी हम किसी को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। क्या बताना चाहिए? गिवन क्या है। क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये ट्राई करो कि आपको क्या क्या दिया गया है, उसके बाद आप ये सोचो कि क्या पूछा है, तो हमारे पास आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या गिवन है आपको? देखो टाइम गिवन है, तो टाइम कितना गिवन है आपके पास? 25 मिनट गिवन है। कंसंट्रेशन जो सांद्रता दे रखी है वो अभिकारक की कितनी देर की है? 0.05 से 0.04। हम क्या कहते हैं कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम या ज्यादा, तो क्या होती है सांद्रता समय के साथ? कम होती है। इसका मतलब ये पहले वाली जो है तो कौन सी होगी? 0.05 है। तो प्रारंभिक सांद्रता जो होगी ना, प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.05 है। और जो अंतिम वाली हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी मेरे पास? 0.04 है। ठीक है, हमने कहा था कि औसत वेग क्या होता है? प्लस माइनस डेल सी बटा डेल टी लिखा था। सांद्रता में परिवर्तन है, कौन समय में परिवर्तन? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल सी क्या था? अंतिम वाला माइनस प्रारंभिक वाला, अपन क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तो क्या हो जाएगी? अंतिम सांद्रता, यहाँ प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ अंतिम समय और यहाँ पे प्रारंभिक समय, या फिर हम डेल्टा टी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कौन है? C1, और ये कौन? C2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? C2 माइनस C1, तो प्लस माइनस C2 कौन है? ये वाला कितना है? 0.04 अंतिम वाली सांद्रता माइनस प्रारंभिक वाली सांद्रता अपॉन टाइम इंटरवल। कितना टाइम लगा हमारे पास? 25 मिनट। तो जरा देखना, अगर मैं 0.04 में से 0.04 में से आप 0.05 को घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास? माइनस में आएगा 0.01 अपॉन 25। जरा बताना, यहाँ पे माइनस साइन जो आ रहा है उसका मतलब आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा, ये नेगेटिव साइन दर्शा रहा है कि हमारे पास कौन है? किसकी बात कर रहे हैं हम? अभिकारक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सांद्रता समय के साथ क्या होती है? कम होती है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, अगर इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा? देखो ये वाला दशमलव हम यहाँ से हटाएंगे, और अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नीचे 100 चला जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी वैल्यू आ जाए ना, तो आपको करना क्या है? आपको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 100 से नीचे करना है, और इस वैल्यू को आप कट कर दो 25/4। तो ऊपर वाले पास कितना वैल्यू बचा? हमारे पास 4 बचा। नीचे कितना बचा? 100 × 100, तो कितना होगा 10 की पावर में 4। और जब ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 × 10 की पावर -4। क्या निकाला है हमने? औसत वैल्यू। किसमें है? मिनट में या सेकंड में? तो यहाँ हमने 25 मिनट रखे थे। क्या रखे थे? 25 मिनट। इसका मतलब ये जो आंसर हमारे पास आया है वो किसमें आएगा? मिनट में आया है। किसमें आया है? मिनट। तो क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा? मिनट इनवर्स है। क्या आएगा? मिनट इनवर्स आएगा। ठीक है, आपको दूसरा पूछा किसमें? सेकंड में। तो जरा देखो आप, हमारे पास औसत वेग कितना है? मिनट के अंदर कितना है? 4 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अगर आपको उसमें करना है, सेकंड में करना है, तो 4 × 10 की पावर -4 को डिवाइड कर दो किससे? 60 से। कितना आ जाएगा? 4 × 10 की पावर -4 अपॉन 60 आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। ट्राई करना, देखिए 4 1 कितना हो गया? 15। तो 1/15 इनटू क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया आपने, 100 से नीचे, और ये ऊपर 10 की पावर -4 पहले से था। कितना आ जाएगा? 6.6। हमारे पास आ जाएगा 6.67 × 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो ये किसमें आएगा हमारे पास? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो मिनट इनवर्स के अंदर तो हमारे पास आंसर ये वाला है, और सेकंड के अंदर आंसर कौन सा है? ये वाला, और मिनट में ये वाला। तो करना क्या आपको? औसत वेग का अगर आपको मेंशन करना है तो हम क्या करेंगे? औसत वेग निकालने के लिए अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता डिवाइड बाय समय अंतराल, या फिर फाइनल समय माइनस इनिशियल समय। तो ये तो था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। नॉर्मली हम कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को नोट करते हैं। सेकंड दिखना है, एक क्वेश्चन और करना है। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि 2SO2 + O2 कन्वर्ट इनटू 2SO3, तो इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या पूछा है?
SO2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, SO2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है 1.28 into 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर सेकंड। तो SO3 के बनने की दर बताइए, बताओ देखिए क्या होगा। आपको SO2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है और इस जो SO3 बन रहा है इसके बनने की दर पूछिए। सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, SO2 के विलुप्त होने की दर। जरा बताओ क्या होगा, तो क्या होगा माइनस अभिकारक है तो क्या हो जाएगा -1/2 अभिकारक, तो क्या कहेंगे यहाँ पे d SO2/dt। ये गिवन है कितना 1.28 into 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकंड। और पूछा क्या है SO3 के बनने की दर। तो जरा बात करते हैं R इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहला काम अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना -1/2 dSO2/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है स्टोइकियोमेट्री 1 है, क्या हो जाएगा -dO2/dt। यहाँ कितना है स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो कहाँ आएगा नीचे आएगा, प्लस या माइनस, प्लस क्या है अभिकारक, तो 1/2 dSO3/dt। देखो SO2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है आपके पास, ये वाला SO2 है, तो SO2 के विलुप्त होने की दर आपको गिवन है और SO3 की पूछ रहा है। तो देखो वैसे तो अगर अपन डायरेक्टली करें तो SO2 और SO3 के लिए स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। इसका मतलब इनके विलुप्त होने की दर और बनने की दर भी क्या होगी, सेम होगी। चलो अपन वैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभिक्रिया का वेग निकाला, तो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए क्या करेंगे -1/2। यहाँ क्या गिवन है SO2 के विलुप्त होने की दर, तो ये SO2 की विलुप्त होने की दर है, कितनी जाएगी 1.28 into 10 की पावर -3। अगर हम यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा, कितना गए -0.64 into 10 की पावर -3, या फिर हम कह सकते हैं इसको 10 को लौटाएंगे तो क्या जाएगा 6.4 into 10 की पावर -6। क्या आंसर सही है क्या, यूनिट भूल गए ना, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर सेकंड, जो अपन ने यूनिट्स दी थी। अब ये तो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और हमें क्या पूछा है SO3 के बनने की दर पूछिए। तो चलो बात करते हैं SO3 की बनने की दर कौन सी है, ये वाली है। तो अगर अपन इसको वापस से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास R = +1/2 dSO3/dt। क्या पूछा है, SO3 के बनने की दर पूछी है, तो ये हो गया हमारे पास SO3 के बनने की दर। और अगर हम इसे मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2R, और 2R का मतलब क्या था, अभिक्रिया का वेग कितना है, और अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वापस से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब SO2 के विलुप्त होने की दर और SO3 के बनने की दर क्या होगी, यहाँ पे समान होगी, क्या होगी समान। तो क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, मतलब आपको घर पे खुद से ट्राई करना है। इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, और वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन के अंदर कई बार पूछा गया है और आपको बुक में मिल जाएगा। तो किसी अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है आपको, पहला लिखना है वेग समीकरण लिखना है, क्या लिखना है वेग समीकरण। तो देखना ये अभिक्रिया हमारे पास है BrO3 - 6, कितना BrO3 प्लस 6H प्लस, पहले Br वाले लिखते हैं 5Br प्लस 6H प्लस, और ये जा रहे हैं हमारे पास किसके अंदर 3Br2 प्लस किसके अंदर जा रहे हैं हमारे पास H2 के अंदर, मोटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा है BrO3 प्लस 5Br प्लस 6H प्लस इक्वल टू जा रहा है 3Br2 प्लस 3H2। ये BrO3 है वो एक्वस स्टेट में है, ये वाला भी किसमें है एक्वस स्टेट के अंदर है, और यहाँ दोनों किसके अंदर है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसका वेग समीकरण लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास Br के विलुप्त होने की दर,
एवं Br2 के बनने की दर एवं Br2 की बनने की दर में संबंध बताइए। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। वैसे आजकल होमवर्क क्यों रखा है, क्यों घर पे ही करते हो सारे काम, बाहर तो कहीं जाते नहीं है, कोरोना का चक्कर चल रहा है, बाहर मत जाएगा, है ना, घर पे रह लो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्या पढ़ा था, अभिक्रिया वेग जो समीकरण पढ़ा था हमने, उसके ऊपर कुछ रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन थे। अभी हम बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पे रहेंगे, जैसे कि आईआईटी, नीट, जेट, आईसीआर या फिर किसी भी अदर आरपीएससी वगैरह जो एग्जाम्स होती है जिनमें कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन रिगार्डिंग इस टॉपिक से पूछ जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो बोलने की जरूरत नहीं है,